हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास ऑफ फंजाई दैट इज एस्कोमाइसीटीज के बारे में। इसको हम सेक फंजाई बोलते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और साथ में डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसीटीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलता है और आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनका आंसर करना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, एस्कोमाइसीटीज। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फंजाई का, तो उसमें एस्कोमाइसीटीज भी एक क्लास है। इसको हम सेक फंजाई बोलते हैं। ये इसका कॉमन नेम है क्योंकि इसमें सेक लाइक स्ट्रक्चर या एस्कस बनता है, इसको सेक फंजाई बोलते हैं। हैबिटेट ग्रोइंग ऑन डंग, ये कॉमनली जो होती है आपको पता ही है। इसकी क्लासिफिकेशन में सारे फीचर हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे मिलती है। तो ये जो है डिकम्पोजर भी हो सकती है, ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकती है और डंग के ऊपर भी ग्रो कर सकती है। तो कोप्रोफिलस इसलिए टर्म यूज़ करते हैं। तो डंग लविंग फंगस अगर आ जाए तो डंग लविंग फंगस कौन सी होती है, एस्कोमाइसीटीज, इसको कोप्रोफिलस बोलते हैं। ओके, जबकि डंग पे तो ग्रो म्यूकर भी कर सकती है जो कि जाइगोमाइसीटीज है, लेकिन यहाँ पे लविंग के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, एस्कोमाइसीटीज यहाँ पे आपका आंसर बनने वाला है। माइसिलियम जो है यहाँ पे, इसका माइसिलियम कैसा होगा, सेप्टेट होगा, सेप्टा प्रेजेंट होंगे और यूनिक्लेटेड होता है, ब्रांच्ड होता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। मॉर्फोलॉजी माइसिलियम जो कि क्लासिफिकेशन में पढ़ा था तब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट कैसी है आपको पता है, एक्सेप्टेड है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, तो इसमें एक्सेप्टेड कंडीशन होगी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी आ सकता है कि बताओ ऐसी कौन सी एस्कोमाइसीटीज है जिसके अंदर एक्सेप्टेड कंडीशन होती है। ज़्यादातर में कैसी है, मोस्ट ऑफ देम में एक्सेप्टेड। यहाँ पे मोटाइल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, मतलब फ्लैजेलाइज स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी में अकर बाई जो है गैमेटोजेनल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, कॉन्जुगेशन से हो सकती है, सोमेटोगैमी या स्पर्मेटाइजेशन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। देखो इसके अंदर कैसे जो है एस्कस या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मान लो एक हाइफी है, ये दूसरी हाइफी है, दोनों क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं हुआ, तो प्लाज्मोगैमी तो हो चुकी है, कैरियोगैमी अभी तक नहीं हुई है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, डाइकैरियोन, दो न्यूक्लियस आ गए। अब ये कंडीशन क्या होगी, सिनकैरियोन बनने से पहले कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर जो बनेगा इसको हम एस्कस बोलते हैं। इसी के अंदर ये सिनकैरियोन जो कंडीशन बनेगी कैरियोगैमी होगा। तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरफ ट्रांसफ़र होंगे, फिर ये इसके ऊपर एक कवरिंग बनेगी, इसको बोलेंगे एस्कोकार्प या इसकी फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। और फिर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेप मियोसिस होगा जिसमें क्या करेगा, ये डिवाइड करके रिडक्शन डिवीजन करेगा और ये 2n से जो है n वाले हैप्लोइड स्पोर बनाएगा। तो ये एस्को स्पोर्स इसलिए यहाँ पे बने हैं, एंडोजिनसली बने हैं, एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी में बने हैं इसके। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, जो है इसको स्पोर्स बन गए हैं, इसके सेक्सुअल स्पोर बन गए हैं और फर्दर माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एस्कस या सैक लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो इसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। इसीलिए एस्कोकार्प इसकी कवरिंग के बाद इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो है इसका डाइकैरियोन प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, इसमें से इनकैरियोन बनता है और फिर थर्ड स्टेप मियोसिस होता है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है और फाइन माइटोसिस करके ये अपना नंबर बढ़ा सकता है सेम टाइप के स्पोर बनाते हुए। देखो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस थे, तो इस दो डिफरेंट टाइप के जीन्स आई है, उनका फ्यूजन हुआ है, तो इसलिए नई टाइप के जीन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है वैसे भी। देखो अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स अगर लीनियर है तो इसमें किस में देखा गया है, न्यूरोस्पोरा के अंदर जीनस का नाम है। अनऑर्डर्ड है इसके अंदर देखा गया है, तो यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट जो है किस में देखा गया है, न्यूरोस्पोरा में, और अनऑर्डर्ड किस में देखा गया है, इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसीटीज जहाँ से क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं। पहला है ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ब्रूइंग इंडस्ट्री जहाँ पे हम अल्कोहल्स बनाते हैं, ब्यूरेज बनाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री। और आपको पता है ब्रूइंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, ईस्ट का, जो कि एक फंजाई है, एस्कोमाइसीटीज है। सुगरी सॉल्यूशंस यहाँ पे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ईस्ट को ग्रो करवाया जाता है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ग्रो करवाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ब्रेवर्स या बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। बेकरी में भी इसका यूज़ होता है, वहाँ पर भी कंडीशन एनारोबिक होती हैं, तो इसलिए ये बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ की जाती है, तो बेकरिस्ट, या ब्रूइंग के लिए करेंगे तो ब्रूअरिस्ट।
सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडेंस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एल्कोहलिक प्रोडक्ट बियर या वाइन यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ब्रीविंग इंडस्ट्री के लिए ईस्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्कोमैसिडियस का यूज़ किया जाता है एनारोबिक कंडीशंस के अंदर। आपको जीनस और स्पीसीज याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सेरेसी और सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एस्परजिलस, ये भी एक्सकोमाइसीटीज़ हैं। इसको ग्रीन स्मोकी मोल्ड बोलते हैं। ग्रीन स्मोकी मोल्ड क्योंकि अगर कोई ये किसी चीज़ पे ग्रो करती है तो इसकी वजह से जो अपीयरेंस होती है उसके ऊपर ग्रीन स्मोकी हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्परजिलस की ग्रोथ होने से, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीन स्मोकी मोल्ड। ये कॉन्टेनमेंट किसको करती है? लेबोरेटरी कल्चर। लेबोरेटरी मान लो अगर आपने काम कर रहे थे और आपने जो कल्चर्स वगैरह के जो इक्विपमेंट थे उनको वॉश नहीं किया, उनको वैसे ही छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वहाँ पे ग्रीन अपीयरेंस हो गई है, क्योंकि वहाँ पे कौन सी फंगस ग्रो करेगी? एस्परजिलस। इसलिए इसको बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। ये अनवांटेड है, क्योंकि अगर आपने कल्चर गलती से कहीं भी कॉन्टेमिनेट हो गया तो उसमें ये फंगस ग्रो करके उसको ख़राब करने का काम कर सकती है। दैट इज़ वाई से क्या कहते हैं? वीड ऑफ लेबोरेटरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आ चुका है, बताओ ग्रीन स्मोकी मोल्ड किसे कहते हैं? एस्परजिलस। वीड ऑफ लेबोरेटरी किसे कहते हैं? एस्परजिलस। या कॉन्टेमिनेशन ऑफ लेबोरेटरी के अंदर कल्चर्स का कौन करता है? एस्परजिलस। ये इवन फूड स्टफ को भी स्पॉइल कर सकती है, जैसे कि बटर चीज़ आपने छोड़ दिया तो उसके ऊपर जो है तो कंडीशन अगर सही मिल गई ग्रो करने के लिए तो ये एस्परजिलस ग्रो करके उसको भी स्पॉइल करने का काम कर सकती है। तो एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, इसको बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन। केमिकल प्रोड्यूस करती है एफ्लाटॉक्सिन। इसके अलावा एस्परजिलस ओरेजी से हम एक डायस्टेज एंजाइम भी ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है ये एफ्लाटॉक्सिन केमिकल प्रोड्यूस करती है, और ये जो है केमिकल यहाँ पे काफ़ी हार्मफुल होता है एफ्लाटॉक्सिन। सोर्स ऑफ डायस्टेज एंजाइम एस्परजिलस ओरेजिस से ही मिलता है। देखो यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन के बारे में जो है एक फ्लो चार्ट गिवन है, इस तरह से कुछ है यहाँ पे। जो एफ्लाटॉक्सिन है, अगर ये एफ्लाटॉक्सिन मान लो फूड है, ये फूड कौन या एस्परजिलस ग्रो कर गई इसके ऊपर फ्लेवर्स, या यहाँ पे इस तरह से ग्रो कर गई क्रॉप के ऊपर, तो ये एनिमल्स का फीड था तो एनिमल ने खाया, एनिमल ने मिल्किंग किया हमने तो उसके मिल्क के थ्रू ह्यूमंस तक आ गया, या डायरेक्ट हमने उसको कंज्यूम कर लिया फंगस को, उससे भी आ सकता है। इवन फूड को खाया हमने, फूड के अंदर जो एफ्लाटॉक्सिन था वो हम तक पहुंच गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि ऐसा होने से बेटा यहाँ पे जो है हमें प्रॉब्लम क्या होंगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे लीवर पे अटैक हो सकता है, फेलियर हो सकता है, ग्रोथ रुक जाए बच्चों के अंदर, इम्यून सप्रेशन हो सकता है, एक्यूट एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो सकता है, एक्सेस टॉक्सिन हो जाए बॉडी में और बॉडी के अंदर ऑर्गन फेलियर तक भी हो सकता है। तो ये लीवर के ऊपर अटैक कर सकता है, ये इसका बहुत ही क्रिटिकल यहाँ पे अटैक है। ग्रोथ को रोक सकता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, और एक्यूट एफ्लाटॉक्सिकोसिस या फिर टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है बॉडी की सेल्स के अंदर। कैसी कंडीशन? इस तरह से कुछ हो जाते हैं हमारे जो क्रॉप होती हैं, ग्रेन होते हैं, वो इस तरह से हो जाते हैं जिनको ग्रीन अपीयर अगर हो रहे हैं तो ये आपको खाने नहीं है। अगर ये ग्रीन अपीयर हो रहे हैं ना, आपको कंज्यूम नहीं करने हैं। इस तरह से अगर स्पॉइल हो गया है ना तो ये ख़राब हो चुका है, फंगस ने अटैक कर दिया है, तो आपको पहचान लेना है, आपको एजुकेट हो चुके हैं, अब आपको पता है ये फंजाई से अटैक से ख़राब हो गए हैं। अगर कोई और भी खा रहा हो ना उसकी भी डेथ हो सकती है, एनिमल्स या ह्यूमन बींग की, तो आपको उससे भी बचाना है। इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो किसी तरह का कोई भी हार्म ना हो। तो एस्परजिलस फ्लेवर्स का देख लिया आपने, एफ्लाटॉक्सिन कैसे अटैक कर सकता है। पेनिसिलियम जो है ये भी एक एस्कोमाइसिटीज़ है। पेनिसिलियम आपको पता है नोटेटम, जिससे सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुई थी, तो क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन हुई थी? वो क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक एस्कोमाइसिटीज़ है। आजकल हम किससे ऑब्टेन करते हैं? क्रिसोजिनम स्पीसीज से। यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इससे ऑब्टेन की जाती है। तो कमर्शियली अब हम क्रिसोजिनम स्पीसीज को यूज़ करते हैं, ये बेटर है, एफिशिएंट है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं अपनी एंटीबायोटिक ऑब्टेन करने के लिए पेनिसिलिन। जबकि सबसे पहले जो ऑब्टेन हुई नोटेटम से, कैसे हुई थी आपको पता भी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे और काम करते हुए बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उन अनवॉश कल्चर को छोड़ गए तो वहाँ बैक्टीरिया की जगह पे फंजाई ग्रो कर गई, और देखा कि फंजाई गिरने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ रुक गई, और फिर जो है एक कोई वहाँ पे एक्सीडेंटल जो है डिस्कवरी हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में।
नेक्स्ट आता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा भी क्या है, एक एस्कोमाइसिटीज़ है। आपको याद रखना है कि न्यूरोस्पोरा में बहुत सारा बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि एनिमल्स का जो काम होता है वो ड्रोसोफिला पे ज़्यादा होता है, इसलिए प्लांट्स के रिलेटेड जो जेनेटिक्स का काम करना हो या बायोकेमिकल का काम करना हो किस पे करते हैं, न्यूरोस्पोरा जीनस, जो कि एक एस्कोमाइसिटीज फंगस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए इसको जाना जाता है न्यूरोस्पोरा जीनस को। ये पिंक ब्रेड मोल्ड कहलाती है। अगर ब्रेड को छोड़ दोगे तो उसके ऊपर पिंक अपीयरेंस आ गई है तो कुछ टाइम बाद इसका मतलब वहाँ पे न्यूरोस्पोरा ग्रो कर गई है, जो कि उसको वहाँ पे फीड कर रही है, खा रही है। तो पिंक ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं, न्यूरोस्पोरा कहते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क, कौन सी फंजाई यूज़ की जाती है, न्यूरोस्पोरा, जो कि क्या है, एस्कोमाइसिटीज़ है। तो न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी इसलिए कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ कॉल्ड एज ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, क्योंकि इसको एक्सटेंसिवली हम यूज़ करते हैं बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क में। इसका रीजन हो जाएगा एसेसन रीजन टाइप, अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया तो। क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स पिरपिलिया, ये भी क्या है, क्लेविसेप्स क्या है, जीनस है, ये भी एक एस्कोमाइसिटीज़ है। क्लेविसेप्स पिरपिलिया के एर्गोट ऑफ राई कॉज करती है। क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला कॉज करती है एर्गोट ऑफ बाजरा। तो यहाँ पे ये एर्गोट जो है राई को भी अटैक कर सकता है, एर्गोट जो बाजरा को भी अटैक कर सकता है। इसमें क्या होगा, अगर ऐसे अफेक्टेड सीरियल्स किसी ने खाए तो एर्गोटिज्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक एर्गोटाइन एक टॉक्सिन होगा, और ये टॉक्सिन क्या कॉज कर सकता है, अगर वो मैंने प्रेग्नेंट हुई जिसने खाया था तो उसके अंदर अब प्री मैच्योर जो है टर्मिनेशन हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा अपने आप ही। तो ये एक तरीके से नेचुरल मेडिसिन है जो कि हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर इन केस इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो। और अगर किसी ने अनइंटेंशनली खा लिया तो उस वुमेन को पता भी लगेगा और उसका अबॉर्शन अपने आप हो जाएगा। तो ये एर्गोटाइन एक केमिकल बनता है जिसकी वजह से जो है ये एर्गोट ऑफ राई या बाजरा जो है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ है, क्लेविसेप्स पिरपिलिया जो एर्गोट ऑफ राई कॉज करता है, और क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला जो कॉज करता है एर्गोट ऑफ बाजरा। तो ये इस तरह कंडीशन होने से जो है इसका हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन ये अनइंटेंशनली किसी ने खाया तो उस वुमेन के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो क्लेविसेप्स समझ में आ गया, एस्कोमाइसिटीज़ है। फिर है मोरेल्स। मोरेल्स को हम स्पॉन्ज मशरूम बोलते हैं, स्पॉन्ज के जैसा दिखाई देता है इसको बोलते हैं स्पॉन्ज मशरूम। एडिबल एस्कोकार्प, मोर्सेला एस्कुलेंटा इसको बोला जाता है। तो मोरेल्स और ट्रफल्स ये दोनों एडिबल एस्कोमाइसिटीज़ हैं। तो एग्जाम में इतना ही आता है कि बताओ कौन से जो हैं या कौन जो है एस्कोमाइसिटीज जो एडिबल होता है वो मोरेल्स एंड ट्रफल्स है। मोरेल्स में कौन आएगा, मोर्सेला एस्कुलेंटा, एडिबल एस्कोकार्प है इसका, और ट्रफल्स का भी ट्यूबर लाइक एडिबल एस्कोकार्प, ट्यूबर एस्टिबम। ये दोनों के दोनों क्या हैं, एडिबल एस्कोमाइसिटीज हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोरेल्स एंड ट्रफल्स ऐसे याद रखना है, एनसीईआरटी में गिवन भी इसी तरह से हैं। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया बेटा एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में। एस्कोमाइसिटीज़ की हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि एस्कोमाइसिटीज़ की एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने पहले ब्रीडिंग इंडस्ट्री में पढ़ा, फिर हमने जो है यहाँ पर एस्पेजिलस के बारे में पढ़ा, एफ्लाटॉक्सिन के बारे में डिस्कस हुआ, फिर पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा, फिर हमने न्यूरोस्पोरा के बारे में, फिर क्लेविसेप्स के बारे में, फिर फाइनली एडिबल मशरूम जो है यहाँ पे स्पॉन्ज मशरूम जिसे कहते हैं, मोरल्स और ट्रफल के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे और आपको डायरेक्टली आंसर कर देना है एग्ज़ाम के अंदर। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।